जंतर मंतर जो आपके बगल में था, आप नहीं गए। आप लगातार आखिरी दिन तक भी प्रोटेस्ट को क्रिटिसाइज करते रहे। इस प्रोटेस्ट में ये कमियां, इस प्रोटेस्ट में ये कमियां। जो प्रोटेस्ट एक सफल प्रोटेस्ट भी रहा, जो उस प्रोटेस्ट की मांगे मानी गई, सरकार झुकी। जो एक सरकार 12 साल से किसी की सुनती नहीं थी, ये कहा जाता था कि कुछ भी कर लो, उस सरकार को झुकाया, एक बड़ा काम हुआ। मीडिया को तो कहना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज हुई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सीखना चाहिए। किससे? झारखंड प्रोटेस्ट से। क्या सीखना चाहिए साहब? और ये अभी भी ठीक अंतर नहीं बता रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाला वो बच्चा जो नीट पेपर लीक से आहत था, वो या उससे जुड़े लोग थे। नीट पेपर लीक, नीट का एग्जाम कौन देता है? जो बच्चा 12th पास करता है। रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, जिनको ग्रेजुएट हुए 3-3 साल हो चुकी हैं, लेकिन वो हर बार उनकी मेहनत बलि चढ़ जाती है कि कभी पेपर लीक हो गया, कभी सीटें बेच दी गई, कभी टीडीपीएल ने घोटाला कर दिया, कभी अभय तिवारी जैसे लोगों ने अपने लोगों को घुसा दिया। तो बड़ा अंतर है दोनों जनरेशन्स में, कम से कम 5-7 साल का तो अंतर है। और दूसरी चीज कि झारखंड वालों ने भी तो सीखा ना कि गाली देने वाले लोगों पे सरकार ने किस तरीके से शिकंजा। आप देखेंगे उस आंदोलन से पहले के तमाम आंदोलन सफल नहीं हो पाए। उसकी एक बड़ी वजह यही रही कि आंदोलन को शुरुआत में ही नैरेटिव बना करके खत्म कर देना। मैं इस आंदोलन की हिम्मत की दाद देता हूं कि इसको खत्म करने की भी बहुत कोशिश की गई, बट ऊपर भगवान बैठा है और वो जानता है कि इस देश को अब ऐसे एक आंदोलन की जरूरत है जो सरकार के इस घमंड को तोड़े कि भैया अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बदल दिए जाओगे। तो वो इस आंदोलन ने करके दिखाया। इन तमाम कोशिशों के बाद भी देखिए क्या होता है ना कि सबके अपने अपने सेंटीमेंट्स हैं। किसी के सेंटीमेंट्स भगवान राम के साथ हैं, किसी के सेंटीमेंट भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, सबके अलग अलग सेंटीमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप तब कहने के हकदार हो, आज बीजेपी हमारे आपके भगवान राम के बोलने के तरीके पे भी प्रश्न उठा सकती है। हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये बता सकती है कि नहीं नहीं तुम तो ढोंग कर रहे हो, लेकिन ये श्री हनुमान जी को पतंग में उड़ा सकते हैं, ये अपनी रैली में सामने नचा सकते हैं, ये भगवान के मंदिर में जाते वक्त डमरू बजाते हुए अपनी ही फोटो का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम ने इनकी पार्टी की सदस्यता ली है। हम और आप नाम नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। ये बताएंगे किसको पूजा करनी है, किसको पूजा नहीं करनी है। ये हनुमान जी को नचा रहे हैं जैसे दत्तक पुत्र हैं पार्टी के। ये तो गलत है ना साहब। ये आस्था का जो विषय होता है, मेरा ऐसा मानना है संजय भाई कि इसको राजनीति से जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है कि कौन कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितना बड़ा टीका लगा रहा है। ये राजनीति में अगर यही मुद्दे बनेंगे तो जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अस्पतालों की इतनी बुरी स्थिति। अभी आपने कल परसों एक बयान सुना होगा राघव चड्ढा जी का, वो अभी दूसरी पार्टी में गए और वहां पे बड़ा अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। वो क्या दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में कट चल रहा है भाई, दवाइयों में कट चल रहा है, और कट से क्या है, वो एट द एंड जो खर्चा है वो मरीजों पे पड़ता है। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ये तो बड़ी कमाल की बात कही है। तो इस सरकार में ऐसा लगता है कि इतने कम जानकार लोग बैठे हैं जो हर चीज को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जैसे ये क्या कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इस चीज पे आ जाता हूं। मैंने पूरी लिस्ट को ट्यूट किया। पहले मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा वो लिस्ट निकाला और वहां से देखा कि कितनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं जो पार्टी को, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में चंदा दिया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, जिसको ये बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, और वो खर्चा किस पे पड़ रहा है? मरीजों पे पड़ रहा है। बट इनको कोई ये बताए साहब, इनको कोई ये बताए कि जब आप डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से 27 करोड़ रुपए की डोनेशन लेते हो, जब आप नेक्टो फार्मा से 25 करोड़ रुपए लेते हो हेट्रो ग्रुप से, जब आप सिप्ला से 36 करोड़ रुपए लेते हो, जब आप सन फार्मा से 31 करोड़ रुपए पार्टी फंड में लेते हो, और ऐसी पूरी एक लंबी लिस्ट है, तो आप बताओ ये किसकी जेब से पड़ रहा है? इनको नहीं पता कि ये हॉस्पिटल मरीजों से ही वसूलेगा।
तो पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन कंपनी हो या फिर स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट हो या फिर हॉस्पिटल, इनसे सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि ये पार्टी फंड में पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि इस सब का बोझ किस पे पड़ रहा है? विद्यार्थी पे पड़ रहा है, मरीजों पे पड़ रहा है, लेकिन ये इसको नहीं देखेंगे। आप बताइए, एक हॉस्पिटल की मजबूरी है ना, अगर एक हॉस्पिटल यशोदा नाम का 162 करोड़ रुपए की पार्टियों को चंदा दे देता है, सोचिए 162 करोड़ रुपए का, वो कहां से वसूलेगा? वो अपना प्रॉफिट कहां से निकालेगा? उसकी मजबूरी है कि एमआरआई के बाद एक्सरे कराना है या नहीं? उसकी मजबूरी है कि 4-5 ऐसे टेस्ट कराना जिनकी जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा वो? तो ये नहीं सोच रहे। सेम हाल पेपर लीक का है कि जिन कंपनियों को ये पेपर कराने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो कंपनियां कभी पार्टी फंड में पैसा दे रही हैं या फिर वो टेंडर ही लेके आ रही हैं कंप्रोमाइज करके, शर्तों को 50 करोड़ 100 करोड़ देके, तो वो वसूलेंगी कहां से? आपके तो पेपर लीक में हमारा हाथ नहीं है। तो ये सरकार जो कहते हैं ना, इसको मैं कैसे आपको समझाऊं कि प्रॉब्लम उपज कहां से रही है। जब तक ये उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक इस देश में भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब चीजें कभी खत्म नहीं लग रही थी। और सरकार को ये समझ में आ गया था, मोदी जी को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने बिहार में कहा था, ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, कि इस आंदोलन में हर जो बच्चा आज जिसको आपने बेरोजगार बिठाया हुआ है, वो इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, एक एक बात रिकॉर्ड करके बाहर जा रही है। जरूरत ही नहीं लग रही थी मीडिया की। आप पूछिए वहां मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों से, मुझे उनके लिए दुख लगता था जब अभिजीत दीप के बोल देता था टाइम नहीं है 2 दिन तक। मैंने कहा यार ऐसे बेइज्जती नहीं, प्लीज। बड़े बड़े पत्रकारों की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे। बोला नहीं नहीं सर, बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये हालत थी वहां पे लास्ट टाइम, और लोग तो बहुत बाद में पहुंचे हैं। अभी जितने भी लोग करना, हमने जंतर मंतर कवर किया, हमने जंतर मंतर कवर किया, कब किया इनको पूछे? 15 16 20 दिन हो गए थे जब मैं गया था ना, दूसरे तीसरे दिन, जब वहां पता चला था कि आज सुबह 40 लोग हैं। मैंने कहा नहीं नहीं यार, लोगों ने मुझे कहा अरे इस आंदोलन में तो कोई दम नहीं है। तो मैंने कहा हम किस लिए पैदा हुए, दम डालेंगे हम। जब मैंने वो पहला भाषण दिया वहां 1 घंटे तक, जबरदस्त भीड़ भी बहुत आई, 1000 दो 1500 लोग थे, और उसके बाद फिर वो बनता चला गया। वरना क्या हो रहा था ना, लोग ऐसे डरे थे, अरे हम क्यों जाएंगे, सीजेपी से बच रहे थे लोग। ऐसे लग रहा था जैसे सीजेपी तो 8-10 करप्शन घोटाले में इन्वॉल्व है, कोई सामने नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई पेपर लीक का मुद्दा है, सीजेपी का नहीं। वो तो चले जाएंगे, नहीं होगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सरकार को पता है पहले क्या लगा? सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपनाए। पहले इनको लगा कि हम सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो भीड़ निकल जाएगी, नहीं निकली। इनको लगा सोनम वांगचुक का हम ये तोड़वा देते हैं अनशन, और बोल देते हैं कि बिना इस्तीफे के ही मुझे कोई दिक्कत नहीं है और चर्चा होनी चाहिए संसद में, तब भी भीड़ नहीं गई। सरकार ने ऐसा नहीं कि अपनी कोशिश नहीं की। पहले मोदी जी आ रहे थे, 30 दिन तक आए थे क्या मोदी जी? पहले उनके सेकंड हैंड ट्वीट आ रहे थे, राजनाथ सिंह के जरिए उनका ट्वीट आया। फिर शिक्षा मंत्री का मामला है, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। मुझे तो उस बच्ची का बड़ा अच्छा लगा जिस बच्ची ने प्रधानमंत्री जी को गाली दी, उसका जब वीडियो आया तो उसने लोगों का कहना है कि अपनी बहन से माफी मंगवा दी। पता आपको भी आया होगा नॉलेज में। मैंने कहा जब यहाँ शिक्षा मंत्री की जगह स्वास्थ्य मंत्री आके बात कर सकता है, प्रधानमंत्री की जगह राजनाथ सिंह ट्वीट कर सकता है, उसने भी माफी मंगवा दी बहन से, क्या गलत है? और फिर इन्होंने गाली को इस तरीके से बना लिया। इनको ये डर भी हो गया कि जिस तरीके से अब बच्चा अपनी क्रिएटिविटी पे आ रहा है, जो छोड़ ही नहीं रहा है यार, मेलोनी तक को मैसेज करना, आप बताइए। हाँ सही बात है, बहुत बड़ी बात है। बोलो यार ये क्या चल रहा है, आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ बुलशिट, ये एकदम नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे इसको कंट्रोल करोगे, करो बस किसी तरीके से। तभी तो मोदी जी रात को 12 बजे आ रहे, हेलो फ्रेंड्स, इतना आसान था। और फिर गाली की बात पे भी बड़ा आप देख रहे होगे कि बहुत माहौल बन रहा है और बड़े लोग ज्ञान देने आ रहे हैं, गाली तो होनी नहीं चाहिए, ये समाज कैसा हो गया, इस समाज को संस्कार नहीं है। साहब मैं भी गाली नहीं देता हूं, उसकी 2 वजह है कि मैं शिक्षक हूं, लेकिन मैं शिक्षक होने से पहले भी गालियां नहीं देता था। बट क्या गटर छाप गाली नहीं है? क्या बंदर कह देना, कॉकरोच कह देना, ये सब गालियां नहीं है? गालियों की सीमा कौन तय करेगा कि कौन सी गाली है कौन सी नहीं? या तो अभिव्यक्ति की आजादी में आप बता दीजिए 15-20 टर्म लिख के कि ये गालियां ये नहीं है, आप बताइए कौन तय करेगा? जो आप देंगे, जो रमेश बिदुड़ी जी ने संसद में बोला, इतना उलूल जुलूल तमाम तरीके की बातें बोली, क्या वो गाली नहीं थी? संसद की गरिमा को कितना ये लोग ठेस पहुंचा देते हैं, कुछ भी बोल के। लीडर ऑफ अपोजिशन को कंगना ने क्या कुछ नहीं कहा, आप बताइए, क्या ये गालियां नहीं है? केवल गालियां तभी हैं कि जब प्रधानमंत्री जी को गई तो वो गालियां, नहीं तो नहीं। और आप क्या परोस रहे हैं इतने दिनों से?
धुरंधर 2 में आपको पता है कितनी गालियां हैं? अब क्या दिखा रहे हैं, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, हमारी जनरेशन में कंपैरिजन मोहल्ले के 10 बच्चों से होता था, और आज एक 18 साल का बच्चा जब सुबह इंस्टाग्राम खोलता है, उसकी तुलना होती है दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे अमीर, सबसे सक्सेसफुल लोगों से, उसकी तुलना शुरू होती है। तब सोचिए उसके अंदर कितनी बेचैनी होगी। और इनके हाथ में मोबाइल किसने दिया है भाई? मोबाइल हम ही लोगों ने इनके हाथ में दिया है, और मोबाइल नहीं दिया, हमने इनको दुनिया का कंपटीशन पकड़ा दिया है। तो इसमें सारी गलती जेन जी की नहीं है। ये सोचिए कि हमने एक ऐसी डिजिटल दुनिया बना दी है जहां करोड़ों जेन जी रोज घंटों मोबाइल पे है। इनको नहीं दिखा था, आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने की शर्त क्या थी? जो 11-11 घंटे मोबाइल पे रहते हैं, आलसी है। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए चिंता का विषय था। जिस दिन 3 दिन में 22 मिलियन लोग जुड़ गए थे, नहीं था चिंता का विषय? आप बताइए फिर, और वो क्या सीखेगा इंस्टाग्राम पे? आप बताइए उस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है इंस्टाग्राम पे? गुस्सा, गाली, नफरत, अश्लीलता, ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सी, सनसनी, ये सब बिक रहा है। तो आप क्या उससे उम्मीद करते हैं कि वो संस्कार सीख रहा है? नहीं। आप एक कमरे में साफ धुआं भर दीजिए और फिर कहिए कि साफ सांस लीजिए, कैसे ले लेगा? आप कहते हैं जेन जी में पेशेंस कम हुआ है। क्यों भाई? आज इंस्टेंट फूड अवेलेबल है, इंस्टेंट डिलीवरी अवेलेबल है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। वो बेचारे को सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए, और मोदी जी ने कह दिया पढ़ लिख के क्या करना है। कभी आपने सुना मोदी जी ये प्रमोट करते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है? वो क्या करते हैं चुनावी भाषण में? उन्होंने पता किन लोगों को अवार्ड दिए हमेशा? जो लोग गेम खेलना सिखा रहे हैं उनको प्रमोट करते हैं। कहते हैं ये तो रील्स पे रील्स बन रही हैं। उसके आगे की लाइन बोलना भूल जाते हैं कि इसके पीछे लाखों इंजीनियर्स की मेहनत लग रही है। बेटा अच्छे इंजीनियर्स भी बनाया जा सकता है। बताओ आप। तो सवाल यह है कि ये इंस्टेंट की आदत किसने लगाई है? पूरे दिन में 10 बार नोटिफिकेशन आता है, 10 मिनट में खाना। कौन सा खाना खिला रहे हैं भाई? 10 मिनट में खाना आ रहा है। कंपनी कहती है आज ऑर्डर करो, आज डिलीवरी। रील्स कह देती है 30 सेकंड में इतना एंटरटेनमेंट की पूछे मत। एडवर्टाइजमेंट ऐसे चल रहे हैं। आपको लगता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ठीक से काम कर रहा है? कितने बच्चे 99 रुपए में फर्राटेदार इंग्लिश सीखिए, जिंदगी बदल जाएगी। और उस सोचिए पूरी इकोनॉमी जहां उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेच रही हो, और फिर वो सोसाइटी लेक्चर दे रही है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो भैया इनको प्रॉब्लम है कि ये पीढ़ी सवाल पूछती है। हमारी आपकी जनरेशन ने खराब नौकरी में भी 30 साल निकाल दिए, क्योंकि हम सोचते थे लोग क्या कहेंगे। हमारी आपकी जनरेशन गलत रिश्ते निभा देती है सालों साल, लोग क्या कहेंगे। हम लोग मन का काम नहीं किए, अरे यार लोग क्या कहेंगे। जेन जी कहता है लोग क्या कहेंगे, लोगों की प्रॉब्लम है। अगर ये भी मैं सोचूंगा कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ये जनरेशन बात जेन जी मेंटल पीस की बात करती है। हमने आपने कभी वर्क लाइफ बैलेंस की बात की? नहीं, ये करती है। ये जब इंटरव्यू देने आती है तो पूछते कितने घंटे काम कराएंगे। अगर बॉस गलत है तो ये बॉस को भी गलत कह देती है। ये ऐसा नहीं कि पुरानी किसी भी परंपरा को सिर्फ यूं ही मानने के लिए तैयार हो जाएगी जैसे हम लोग मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। ये तभी मानेगी जब आप इसको कोई अच्छा तर्क देंगे, वरना ये आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। तो बात ये यार, आप एक बात बताइए, आज बच्चा डिग्री लेके बैठा है, मेहनत करते करते हमने ये सिखाया था तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और बेचारा पढ़ाई कर रहा था, भर्ती का इंतजार करता है, भर्ती आती है, परीक्षा का इंतजार करता है, परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट का इंतजार करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कहीं चीटिंग हो जाती है, फिर कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। फिर आप बताइए कि हम उस 27 साल के युवा से पूछने लगते हैं बेटा अभी तक सेटल नहीं हुए तुम? तो ये जो सिस्टम उसको फील कर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए? आज सोचिए इस डर से युवा किताबें छोड़ रहा है। ये डर होना चाहिए हमारा। आज किसान अपने बेटों को कहता है कि बेटा तुम खेती मत करना, तुम पढ़ाई लिखाई करके कहीं दूर सेटल हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसका सड़ा आलू 1 रुपए में बिक रहा है, टमाटर सड़कों पे मारा फिर रहा है। उस एक किसान आज खेती करके सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहा है, और वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को खेती। मैंने 1 महीने पहले कहा था, जब पेपर लीक पे हम लगातार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि जब भी पेपर लीक पे आंदोलन होगा, रिवॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले मीडिया टारगेट होगी। 1 महीने पहले का मेरा वीडियो था इस प्रोटेस्ट से, और वही सेम चीज हुई। कि एक बात बताइए, लोगों का दर्द बयां करने की जिम्मेदारी किसकी होती है लोकतंत्र में? मीडिया एक पुल का काम करती है जो लोगों का दर्द बयां करती है सरकार तक। आपको पता है इस आंदोलन का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता अगर मीडिया ने इसके नेगेटिव्स ना दिखाए होते। सरकार नाराज है मीडिया से
कि तुमने हमें बताया नहीं असली सिचुएशन क्या है। तुम तो ये कहने लगे कुछ नहीं, 40-50 लोग हैं, 100-150 इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ नहीं। ये सरकार को ये बोलते रहे, इन्होंने अंधेरे में रखा सरकार को भी। तो जो इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने ठीक तरीके से ना सरकार के प्रति निभाई, ना लोगों के प्रति निभाई। कई बार क्या होता है कि हम चाटुकारिता में, चापलूसी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं, हम देख ही नहीं पाते एक पक्ष, और समझ नहीं आता ये क्यों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार इनके लिए क्या कर रही होगी, आप मुझे बताइए, क्या दे रही है। ऐसा तो है नहीं कि इनसे पूछ के गए थे कि उसको जूस पिला लाएं या ना पिला लाएं, इनसे पूछ के इस्तीफा हुआ। आपको पता है इस्तीफे से एक दिन पहले मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि सूत्रों से खबर आई है कि इस्तीफा नहीं होगा। इन्होंने चलाया है, जिस दिन इस्तीफा हुआ उससे यार इन्होंने इतनी थू कराई है, और सरकार ने इनके हर सूत्र पे चोट की है कि ये हर चीज गलत दिखाते हैं। यार इन्होंने उस धर्मेंद्र साहब को नहीं मार दिया था मौत से पहले, ये जो दिखाएं तो समझ लो कि उल्टा है। तो अब जनता समझ, इनका भविष्य कितना बचा है आपको क्या लगता है? मुश्किल से और 4-5 साल। ये पीढ़ी तो इनको सुनती है, हमारी वाली पीढ़ी भी नहीं सुनती। जो एक पीढ़ी है वो बस देख रही है। आप देखिए ना इनके रेवेन्यू कैसे गिर रहे हैं, एकदम नीचे आ गए बिल्कुल। सोचिए इन लोगों को अपना भविष्य नहीं दिख रहा, आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि देश के भविष्य और छात्रों के भविष्य पे बात करेंगे? इनको अपना भविष्य आप देखते नहीं हो। 4 महीने इधर पाठशाला में, 5 महीने उधर पाठशाला में, कितनी जल्दी ये एक दूसरे से बदल रहे हैं गेम। तुम इधर आ जाओ, वो इधर चले जाएं, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ। डिजिटल बोर्ड ले आए हैं यार, ये मास्टर बन रहे हैं, मतलब लिखना नहीं आ रहा, मास्टर बन रहे हैं, अलग लेवल पे चल रहा है।